अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम्स के अंदर, रेलवे के एग्जाम्स के अंदर बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो उन्हें न्यूमेरिकल एग्जाम्स के बारे में हम आज बात करेंगे। आज ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों को, फिजिक्स के। ये जो पहला पार्ट है, आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में भी। तो अभी हम पहले पार्ट में देख लेते हैं 15 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भी जाना जाता है, यानी कि किसी नाम से जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को, और अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है इम्पल्स, जिसे हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग हो गया, ये त्वरण हो गया। दोस्तों आपको ऐसे ही हिंदी में ना देके इंग्लिश में ही देगा वो, याद रखिएगा थोड़ा सा। ये है द्रव्यमान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेट यानी कि भार। आपने देखा होगा W बराबर mg होता है, ठीक है। W बराबर mg होता है, यहाँ पे होता है, ये तो मास हो गया और ये हो गया त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि यही तो ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला बल है mg। तो इसी को हम बोलते हैं भार, गुरुत्वाकर्षण को भार बोलते हैं। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो ध्यान रखिएगा कभी भी चेंज नहीं होता है, या तो चंद्रमा पे ले जाओ या पृथ्वी पे या अन्य किसी ग्रह पे भी। तो याद रखिएगा द्रव्यमान ही चेंज, भार ही चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कितनी क्षमता वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम आवेश को वहन करने के लिए कार्य की मात्रा क्या है यदि विभवांतर 18 वोल्ट है तो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जो कार्य है W बराबर होता है Q इंटू V। ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। W बराबर Q इंटू V होता है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ही रख देंगे। Q क्या है यहाँ पे? तो आवेश है, और यहाँ पे ये वोल्ट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रख देंगे W बराबर हो जाएगा 4 इंटू 18। ये देख लीजिए यहाँ पे ये 18, तो कितने आ जाएंगे? 72 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 72 जूल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और कोणीय बल। तो ये तो सभी आपको पता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिकेंद्रीय बल। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से घूम रहा है, साइकिल हो या फिर किसी भी प्रकार से, यानी कि वर्तीय गति अगर कर रहा है वो, तो उसके अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब घूमता है तो वह अपने शरीर को केंद्र की ओर मोड़ लेता है। तो मोड़ने की वजह से ये होता है कि वह गिरता नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको तो हाफ mv² पता होगा, हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा पता है, हाफ mv²। तो हम इसी को उसी के अंदर रखेंगे, मतलब इन जो डाटा को इसी के अंदर रखेंगे। तो हाफ ऐसे कैसे लिख दिया, और m यहाँ पे है 1 kg, जो m है यहाँ पे ये है 1 kg, 1 kg, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे दे रखा है कि 4 से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसमें हम m को 1 रख देंगे यहाँ पर, और ये जो v है, जो यहाँ पे v2 माइनस v1 हो जाएगा, जो पूरा जो मान हो जाएगा ना v2 माइनस v1 हो जाएगा। अब v2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और फिर 4 का v1 का करेंगे तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम करेंगे 1/2 हो गया इंटू ये जहाँ पे एक का एक ऐसे कैसे, और यहाँ पे 64
माइनस 16, तो कितने आ गए यहाँ पे, यानी 1/2 इंटू 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 48 आ गया, फिर इसको 2 से यहाँ पे काट देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया 24 जूल। तो राइट आंसर इज 24 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी भी याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी। मान लो इतना वह काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी। अब देखिए दोस्तों, आपने एक यूनिट आपने सुना होगा, जो हमारी लाइट, जो बिजली आती है, उसके अंदर यूनिट के अंदर आते हैं। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि ये W बराबर जो कार्य है, तो वह कितने समय में कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो हावर है, तो यानी कि वह कितना वाट, कितनी वाट करेगा, यानी कि जो कार्य ऊर्जा है, ऊर्जा को किस में लिखा गया है यहाँ पे वाट, क्योंकि वाट के अंदर आंसर दे रखा है तो हम वाट में लिख देंगे। और कितने समय के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे है सेकंड, तो 2 समय, यानी कि 2 सेकंड लगातार 2 सेकंड तक वो काम कर रहा है। तो ये कार्य है, ये वोट है, ये याद रखिएगा, ये वोट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है 1000, उसने 1000 काम किया है ना, और यहाँ पे वॉट निकालना है हमें, 2 सेकंड है, तो 2 से हम 2 इसको काट देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वोट 500 वोट। तो खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी, 500 वोट की। काम करने के लिए 2 सेकंड तक काम किया तो 1000 जूल काम कर दिया उसने। अब ये याद रखिएगा कि बता देते हैं, तो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को यूनिट बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 500 वोट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। विस्फोट के कारण यदि समुद्र के अंदर मान लो ज्वालामुखी फट जाता है, तो अब आपको पता है कि लहरें चलना लग जाती है। तो कौन कौन सी लहरें हो सकती हैं, अनुप्रस्थ हो सकती है या इस तरह रहेगी, या दोनों हो सकती है, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य, या अनुदैर्घ्य होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। तो चलिए दोस्तों, एक आप बताइए कि जो वायु होती है, ध्वनि जो होती है वह कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य तरंग होती है, बताओ। तब तक नेक्स्ट करते हैं, आपको बताना है, कमेंट में आंसर दे देना है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होगा। अब आपने फिर से कार्य आ गया। अब कार्य के कई प्रकार होते हैं, तो अब W बराबर होता है, अब बल लग रहा है एक, तो यानी कि कितना बल लग रहा है, Fs कोस थीटा। ठीक है, Fs कोस थीटा ये कार्य होता है। यदि विस्थापन और बल दे रखा है और थीटा दे रखा है तो हम कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, ये तो हो गया बल, ये बल हो गया, ये हो गया विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि आपने कितनी दूरी तय की, और ये कोस थीटा ही है। अब थीटा का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब इसने दिया है कि यदि कार्य शून्य हो, तो कार्य शून्य रखने के लिए यहाँ पे 0 रख देंगे हम, शून्य बोला है, कार्य शून्य रख दिया। F का हमें पता नहीं है क्या है, S का भी पता नहीं है, कोस थीटा। ठीक है, अब जब इन दोनों को इधर लेके चले जाएंगे, मतलब इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो ये तो वापस 0 हो जाएगा, मतलब इनका भाग दे दिया मान लो, फिर से 0 हो जाएगा, तो फिर ये 0, फिर यहाँ पे कोस थीटा। अब कोस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कौन से मान पे कोस थीटा 0 होता है, कौन से मान पे कोस जो कोस थीटा है वह 0 होता है। तो कोस थीटा जो होता है वह होता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कोस थीटा 0 होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो अभी
0 डिग्री मतलब 0 डिग्री पर बूझ लिया इसने, मतलब 90 डिग्री पर। कई बार वह 45 डिग्री पर कितना कार्य किया था उसने, इस प्रकार से बूझा जा सकता है। तो याद रखिएगा W बराबर एफ एस कोस थीटा। 70 kg बाहर को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। तो बाहर को ऊंचाई तक उठाया गया, यानी कि कितनी ऊंचाई तक उस बाहर को उठाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है वो, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो mgh बोलते हैं उसको, ठीक है। mgh हम लगा देंगे। तो m जो यहाँ पे है वह, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। अभी इसे क्या गिवन दे रखा है हमें, गिवन m बराबर दे रखा है 70 kg, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊर्जा इनकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें यहाँ पे 9800 जूल, 9800, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये हाइट निकालनी है, हाइट देखो, ये हाइट निकालनी है। तो हाइट तो हम इसमें मान रख देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी 9800 इक्वल m का मान 70, ऐसे कैसे रख देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो g है वो तो गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 mg मान की मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये होता है 98 लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 रख लेंगे, रख दिया। फिर उसके बाद में h को हम ऐसे कैसे रख देंगे। अब देखो 2 जीरो से तो दो जीरो चली गई, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे हम। अब देखो कितना जा रहा है इसमें, तो ये जाएगा, देखो एक बार चला गया, यानी कि 7 एकम 7, 2 गए 7, 7 चौक 28, यानी कि 14 मीटर, यानी कि जो इसकी हाइट आ जाएगी वो होगी 14 मीटर, ठीक है। अब ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि हम देख के लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी हम देखना होगा, क्योंकि कभी भी हाइट जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये ऐसे रॉन्ग है 140, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज 14 मीटर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे। अब ये देख लीजिए कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, ठीक है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती का मतलब है कि बंदूक से मान लो गोली तो निकल गई, तो वह विपरीत भी तो बल लगाती है। जैसे हम, आपको पता है कि न्यूटन के तृतीय नियम, थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो आपने सुना होगा। तो उस पे आधारित क्वेश्चन है। तो ये प्रतिगति कितनी होगी बंदूक की। अब बंदूक की निकालना है, तो आपको पता है कि संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है, ये तो आपने सुना होगा। इसको भी याद रख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ऐसे ही बेस्ड ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम बात कर लेते हैं। देखो, तो संवेग होता है ना, संवेग हो गया, संवेग तो होता है P बराबर mv होता है। तो यहाँ पे अब टक्कर से पहले का द्रव्यमान और टक्कर के बाद का द्रव्यमान और संवेग, यानी कि संवेग मतलब टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद में जो संवेग होता है वह बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। अब देखो, ये द्रव्यमान किसका है, बंदूक का। 120 द्रव्यमान की बंदूक से 0.4 केजी द्रव्यमान की गोली। अब मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो M1 है 120 केजी बंदूक के लिए है ये, तो बंदूक के लिए V1 होगा। अब V1 होगा तो हम उसको काटेंगे, यहाँ पे भी बंदूक के लिए बूझ रहा है तो बंदूक के लिए तो हम काटेंगे। अब M2 क्या है, ये बूझ रहा है गोली के लिए, तो गोली के लिए यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया हमको, तो 0.04 केजी, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया V2, जो दे दिया हमें वो दे दिया 90 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो देखते हैं, 120 रख दिया हमने यहाँ पे, V1 ऐसे कैसे रख देंगे हम, और ये क्या है V2, तो V2 को हमने 0.04 इनके M2, फिर उसके बाद में हम 90, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे इसको। अब हम देखो यहाँ पे दो जीरो छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे
डबल जीरो आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे उड़ा दी, ठीक है। अब 3 से काटो, देखो 3 एकम 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार, और 4 को यहाँ से फिर से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया। अब क्या हो गया, V1 बराबर हो गया 3/100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो V1 बराबर हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 10⁻², मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है हमें मान, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3 इंटू 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन आपको पता है, कोई भी जो तरंगे होती है इस प्रकार से कंपन करती है। अब वो कितनी कंपन कर रही है, तो तरंग की आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आवृत्ति और ये जो कंपन, मतलब जो आवृत्ति है, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल में देखो T समानुपाती होता है। देखो तो देखो T प्रोपोर्शनल होता है 1/f के, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि T समानुपाती होती है 1/f। ये तो होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि यहाँ पे वापस जाने के अंदर कितना समय ले रही है वो आवर्तकाल होता है, और ये होती है आवर्ती, ठीक है। अब इसको हम उसको खोलेंगे तो T बराबर में लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, तो ये n आ जाएगा और यहाँ पे f आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये n है ना, n ये कंपनों की संख्या है, यहाँ पे n बराबर कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, मतलब ये 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरे किए हैं, तो ये कंपनों की संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 2.5 सेकंड दे रखा है, n दे रखा है 40 और f निकालना है हमें, तो आसानी से हम निकाल लेंगे, यानी कि f इक्वल टू हो जाएगा 40/2.5। अब देखो क्या आंसर आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर चली जाएगी। अब कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा, काटेंगे तो एक बार, ठीक है, एक बार चला जाएगा, और यहाँ पे बचे 15 और 150 में भाग देंगे तो 25 का, तो ये जाएगा 6 बार। तो जो f इक्वल टू जो आएगा वो होगा 16, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर इज 16 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों आया है, क्योंकि आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज, ये याद रखिएगा, आवर्ती का हर्ट्ज मात्रक है, इसीलिए आया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराई जाती है, तो चौथे सेकंड में, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। यहाँ पे जी का मान हमें दे रखा है पहले से, गिवन है, तो 80 मीटर की है। तो गति का नियम तो आपने देखा ही होगा, गति के 3 नियम होते हैं, उन्हीं में से एक गति का नियम होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है, दूरी और समय के बीच का यह फॉर्मूला है, ठीक है। S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर ये है, तो S, अब S हमें निकालना है। अब ये इस 80 को आप भूल जाइए, ये तो सिर्फ एक दे रखा है हमें कि 80 कैसे, मतलब 80 की ऊंचाई से हमें गिराई गई है कोई वस्तु, तो चौथे सेकंड में क्या होगा, मान लो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में दूरी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड में तो शुरुआत में तो 0 थी, शुरुआत में तो 4 0 थी, यहाँ पे T एक ले लेंगे तो 1 वापस 1 हो जाएगा, और हाफ और 10 रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 दे रखा है हमें जी का मान, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। तो अब आंसर क्या होगा 5। तो S बराबर क्या हो जाएगा, पहली सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड, ठीक है। मान लो हम निकालेंगे थर्ड सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा, थर्ड सेकंड निकालेंगे तो ये तो वापस 0 हो जाएगा, 3 सेकंड में 3 हो जाएगा, हाफ ऐसे कैसे रख देंगे, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब वापस इसको काटेंगे तो ये जाएगा 45, आ गया 45 जब ये आया है, मतलब 45 में 5 से काट देंगे और 5 को मतलब इंटू कर देंगे तो 45 आंसर आ जाएगा, मतलब पूरा
ये आ जाएगा 45, ठीक है। और अब हम चौथी सेकंड का निकालेंगे, थर्ड सेकंड, यानी कि 4 सेकंड के अंदर कितना करेगा। 4 सेकंड के लिए वही 0 × 4 कर देंगे, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो इसको वापस से काट लेंगे, तो ये तो चला जाएगा 5 बार, और 5 × ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80, 16 × 5 = 80, ठीक है। अब हमें निकालना है चौथे सेकंड में, यानी कि तीसरी सेकंड और चौथे सेकंड के बीच उसने कितनी दूरी तय की, वो ये पूछ रहा है, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है और हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। तो अब देखिए 3 सेकंड में तो 4 सेकंड में तो उसने थर्ड माइनस फोर्थ, तो इसको घटाएंगे हम, इन दोनों में से घटाओ, यानी कि 4 सेकंड में तो उसने 80 तय की और 3 सेकंड में उसने 45 तय की, तो बची हुई कितना आया, बची हुई आंसर आया कि 35 मीटर उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो 2 तारीख, ये तो 4 मिनट में और 4 मिनट में, और ये 4 सेकंड में और ये है 3 सेकंड में, तो इन दोनों का अंतर 35, तो राइट आंसर इज 35। इस प्रकार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 400 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की सॉरी दोस्तों, 400 kg भार वाली लड़की, यानी कि 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाई 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति, उसकी पावर क्या थी। तो P बराबर, तो हमें ऊर्जा तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो ऊर्जा के लिए तो हमें पता है कि mgh हम लगा देंगे, mgh की हाइट बढ़ रही है तो कितने सेकंड में, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा mgh लगाएंगे तो यहाँ पे तो देखो 40, 10 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 20। 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाई होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। तो हाँ ठीक है, इसको कर दिया। अब 5 मीटर है ना, रुको सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, रुको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 4 सेकंड में कर रहा है, तो यहाँ पे हमें mgh का मान रखना पड़ेगा। तो m का मान तो हो गया 40, g का मान हो गया 10 और h 5 है, और 4 सेकंड में वो तय कर रही है, यानी कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है mgh/t होता है। यदि हम पावर निकाल रहे हैं, भाई कितनी ऊर्जा उसने बनाई है, कितने सेकंड में बनाई है, मतलब कितने देर में वो काम किया है, तो वो शक्ति तो आएगी। हम कितने देर में हम काम करते हैं वो उसमें समय का भाग देते हैं, तो इसमें हम भाग दे दिया, इसको काट दिया, ये हो जाएगा एक बार, यानी कि 500 वोट शक्ति होगी इसकी। आपको पता है वोट जो होता है वह किसकी शक्ति होती है, यानी कि जो पावर जो शक्ति का मात्रक होता है वह वोट होता है। अश्व शक्ति भी होती है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वोट, ठीक है 746, तो राइट आंसर इज 500 वोट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा, यानी कि आपको समय और वेग, यानी कि टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ बताना है। तो ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा, इसमें ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक, ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक, अधोमुखी सकारात्मक, अधोमुखी सकारात्मक, इसमें अधोमुखी नकारात्मक कर लो इसको, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, तो ग्राफ जो इस प्रकार से बनता है, आपको तो बताइए ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे है समय, और यहाँ पे है वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। अब सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा वेग, और यहाँ पे जो होगा वो होगा समय। अब वेग जो ज़्यादा है वह धीरे धीरे समय के साथ गिरता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा, मान लो किसी मतलब ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद का वेग, अब धीरे यहाँ पे तो अधिक होगा, फिर धीरे हो जाएगा, फिर धीरे हो जाएगा, फिर इतना धीरे हो जाएगा कि वह गेंद वापस आ जाएगी। तो वेग शुरुआत में तो अधिक था, लेकिन समय के साथ वह गिरता चला गया, यानी कि समय यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला गया और ये गिरता चला गया। तो इस प्रकार के जो बनने वाले ग्राफ है वह ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक मतलब कि वेग घट रहा है समय के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
दो प्रतिरोधक 10 ओम, एक अन्य 20 ओम श्रृंखला में, श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना श्रृंखला श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा तो हम निकाल लेंगे। पहले तो हम इनकी टोटल कितना हुआ, तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम पता है ना, श्रेणी क्रम में तो ये इसी प्रकार से होता है। और जो उस समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में 1/में होता है, 1/ बराबर इसमें होता है कि इसमें होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है समांतर क्रम। ठीक है, ये समांतर क्रम होता है। अब इसमें श्रेणी क्रम दे रखा है, तो हम श्रेणी क्रम से निकाल लेंगे यहाँ से, तो डायरेक्ट ही आर का जो मान हो जाएगा 10 हो जाएगा 20, यानी कि 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, 30 ओम आ गया। अब ओम का नियम लगा देंगे हम यहाँ पे। ओम का नियम क्या 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 बोलता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। अब V का मान यहाँ पे है 6, I क्या है यहाँ पे, I हमें निकालनी है, तो ऐसे कैसे रख दो इसको। और R का मान यहाँ पे दे रखा है 30, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 6/30, तो इसको काटेंगे तो 1/5 क्या होता है 0.2 एम्पियर, तो जो इसका यहाँ पे देखिए 0.2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोयल की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो आपको पता है कि जो F बराबर होता है बल BIL साइन थीटा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखो B जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, I होती है धारा, और ये होता है छड़ की लंबाई या चालक की लंबाई, और वो किस थीटा पर है ये। तो ये हमें बताना है कि अधिकतम कब होगी। अब अधिकतम तभी होगी जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 डिग्री में क्या होता है 1, तो सब थीटा का सबसे अधिक मान ही, तो थीटा का सबसे अधिक मान क्या होता है, साइन थीटा का सबसे अधिक मान 1 होता है। अब यहाँ पे थीटा का मान यदि हम 90 रखेंगे तभी धारा का मान सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैंने पूछे हैं उनका सवाल आप दीजिए। यदि आपको कोई भी त्रुटि लग रही है तो कमेंट करके बताएं हमें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।